हनीमून का आखिरी दिन। शिवानी और अर्जुन की शादी को सिर्फ 2 हफ्ते हुए थे। देखने में दोनों एक परफेक्ट कपल लगते थे, सुंदर, अमीर और एक दूसरे के बेहद करीब। लेकिन इस रिश्ते के पीछे एक ऐसा राज था जिसे कोई नहीं जानता था, यहाँ तक कि खुद अर्जुन भी नहीं। शादी के बाद अर्जुन ने अपने हनीमून के लिए मनाली चुना। बर्फ से ढके पहाड़, लकड़ी के कॉटेज और आग के पास बैठकर गहरी बातें। अर्जुन को लगा था कि ये उनकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन होंगे, लेकिन शिवानी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। शिवानी की नज़रें अर्जुन से नहीं, उसके बैंक अकाउंट से जुड़ी थी। उसे पता था कि अर्जुन के नाम लाखों की प्रॉपर्टी है। शादी से पहले वो एक गिरोह से जुड़ चुकी थी, जो अमीर आदमियों को फंसाकर उनकी हत्या करवा देते थे। मनाली की बर्फीली वादियों में एक रात अर्जुन ने शिवानी से कहा, शिवानी, तुम्हारे बिना जिंदगी अधूरी लगती है। थैंक यू फॉर कमिंग इन माई लाइफ। शिवानी मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में न तो प्यार था और न ही शर्म, बल्कि एक अजीब सी ठंडक थी और एक ललक। उस रात उन्होंने एक लकड़ी के पुराने गेस्ट हाउस में रुकने का फैसला किया, जो पहाड़ के किनारे बना था। वहां पहुंचने पर केयरटेकर ने कहा, मैडम साहब, रात में इस कमरे में अकेले मत रहिएगा, कुछ ठीक नहीं है यहाँ। लेकिन शिवानी ने उसकी बात अनसुनी कर दी। रात होते ही जब अर्जुन गहरी नींद में था, शिवानी ने अपना काम शुरू किया। उसने पहले अर्जुन को ड्रिंक में नींद की गोली मिलाई और फिर तेज धार वाले चाकू से उसका गला रेत दिया। खून फर्श पर बह गया और अर्जुन की आंखें सदा के लिए बंद हो गई। शिवानी ने पुलिस को एक कहानी सुना दी। हम ट्रैकिंग पर गए थे, अर्जुन फिसल कर नीचे गिर गया। पुलिस ने मामूली जांच के बाद केस बंद कर दिया। शिवानी को प्रॉपर्टी और इंश्योरेंस की भारी रकम मिल गई। उसकी जिंदगी अब पूरी तरह बदल गई थी, अमीर, आजाद और निर्दोष। लेकिन कुछ हफ्तों बाद सब बदलने लगा। रात में उसे अजीब अजीब सपने आने लगे। सपनों में अर्जुन खून से लथपथ उसके सामने खड़ा होता। शिवानी, मुझे क्यों मारा? शिवानी चिल्ला उठती, लेकिन जैसे ही आंख खुलती सब नॉर्मल लगता। शुरू में उसने इसे तनाव समझा, लेकिन एक रात जब शीशे पर खून से लिखा था, मैं वापस आ गया हूँ, तब उसकी रूह कांप गई। अब हर रात उसका सामना अर्जुन की आत्मा से होने लगा। कभी खिड़की के बाहर, कभी बाथरूम के शीशे में, कभी उसके कानों में फुसफुसाहट, तो बच नहीं पाएगी शिवानी। घर में बत्तियां अपने आप बुझ जाती, टीवी अपने आप चालू हो जाता, अर्जुन की शादी वाली वीडियो खुद ब खुद प्ले होती। एक रात शिवानी बुरी तरह डरी हुई थी। उसने किसी तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने घर का निरीक्षण किया और कहा, तुमने किसी निर्दोष का खून किया है, उसकी आत्मा चैन से नहीं सो सकती। शिवानी चिल्लाई, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन तभी दीवार से आवाज आई, झूठ मत बोल शिवानी, मैं देख रहा हूं तुझे। उस रात शिवानी ने घर छोड़ने का फैसला किया। वो एक सुनसान रास्ते से होकर निकली, जहां अचानक उसकी कार बंद हो गई, मोबाइल नेटवर्क भी गायब। जैसे ही वो कार से निकली, चारों तरफ कोहरा छा गया और फिर सामने दिखा एक साया, अर्जुन का। वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन अब वो इंसान नहीं था, वो आत्मा बन चुका था। अब तेरा हिसाब हो जाएगा शिवानी, आत्मा ने कहा। शिवानी भागी, चीखी, रोई, लेकिन कोई नहीं आया। अर्जुन की आत्मा ने उसे हर तरह मारा, जैसे उसने अर्जुन को मारा था। गले पर चाकू का निशान, खून का बहाव और फिर सन्नाटा। नेक्स्ट मॉर्निंग लोगों को सड़क किनारे शिवानी की लाश मिली, खून से लथपथ। पुलिस ने फिर से हादसे की थ्योरी बना ली, लेकिन उसी गेस्ट हाउस के केयरटेकर ने मीडिया से कहा, मैंने पहले ही कहा था वो कमरा ठीक नहीं है, पर अब लगता है वो कमरा नहीं, वो औरत ही गलत थी। आज भी अगर कोई गेस्ट हाउस उसी कमरे में जाए तो दीवार पर लिखा मिलता है, प्यार को धोखा मत देना वरना मैं लौट आऊँगा। कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
राज एक आर्मी ऑफिसर हाल ही में सोनाक्षी से शादी करके बेहद खुश था। दोनों ने उत्तराखंड के एक शांत टूरिस्ट हिल स्टेशन का रुख किया। उन्होंने एक पुराने ब्रिटिश जमाने के होटल में कमरा बुक किया, होटल ब्लैक। होटल पहुंचते ही रिसेप्शनिस्ट ने अजीब तरह से राजा को देखा और कहा, सर क्या आप 309 ही लेंगे? बाकी रूम भी खाली हैं। राजा ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, हमने पहले से बुक किया है। कोई दिक्कत है क्या? रिसेप्शनिस्ट थोड़ी देर चुप रही, फिर धीमी आवाज़ में बोली, नहीं सर, बस ध्यान रखिएगा, उस रूम में पिछले कुछ सालों में कुछ घटनाएं हुई हैं। रूम शानदार था, लकड़ी की दीवारें, बड़ी खिड़की से पहाड़ों का नज़ारा और अंदर एक पुराना झूमर। लेकिन सोनाक्षी को कुछ अजीब लग रहा था, जैसे किसी ने रूम में उनका इंतज़ार किया हो। रात के खाने के बाद जब दोनों रूम में लौटे तो झूमर अपने आप हिल रहा था, जबकि खिड़कियां बंद थी। राजा ने कहा, शायद हवा से हिल रहा होगा। लेकिन सोनाक्षी ने झिझकते हुए कहा, मैंने किसी औरत की हंसी सुनी, बहुत धीमी और बहुत डरावनी। रात के 3 बजे राज की नींद एक अजीब आवाज़ से टूटी, जैसे कोई औरत गुनगुना रही हो। वो उठा और देखा कि सोनाक्षी बिस्तर पर नहीं थी। उसे बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ आई। जब वो अंदर गया तो वहाँ सोनाक्षी नहीं, बल्कि एक अजीब सी सड़ी हुई लाश खड़ी थी, बिना आँखों के, खून से लथपथ, और मुंह से बस एक ही शब्द निकल रहा था, 309 309, मेरी मौत का गवाह। राज चीखते हुए पीछे हटा और दरवाज़ा बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, उसने देखा सोनाक्षी बिस्तर पर लेटी थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। सुबह राज रिसेप्शन पर गया और 309 के बारे में पूछा। रिसेप्शनिस्ट ने धीमी आवाज़ में कहा, उस रूम में एक न्यूली मैरिड कपल 12 साल पहले हनीमून मनाने आए थे। लड़की को शक था कि उसका पति उसे धोखा दे रहा है। एक रात उसने गुस्से में अपने पति की हत्या कर दी और खुद फांसी लगा ली। तब से 309 में वही आत्मा भटकती है जो हर जोड़े को अपने जैसी मौत देना चाहती है। राज को लगा ये सब दिमागी भ्रम है, लेकिन सोनाक्षी की हालत बिगड़ती जा रही थी। तीसरी रात राजा को सोते टाइम फिर वही गुनगुनाहट सुनाई दी। आँख खोलते ही उसने देखा कि सोनल उसके ऊपर बैठी थी और उसके हाथ में एक तेज धार का चाकू था। उसकी आंखें लाल, चेहरा बेरंग, होठों से खून टपक रहा था। वो वही गाना गा रही थी जो उस भूतिया औरत ने गाया था। राज ने जोर लगाकर खुद को छुड़ाया और दौड़कर होटल के स्टाफ को बुलाया। जब सब रूम में पहुंचे तो देखा सोनाक्षी का शव पंखे से लटका हुआ है और दीवार पर खून से लिखा था, 309 पूरा हो गया। पुलिस ने इसे सुसाइड बताया, लेकिन राज की हालत बिगड़ती गई। वो बार बार चिल्लाता रहा, मैंने कुछ नहीं किया, वो सोनाक्षी नहीं थी, वो कोई और औरत थी, वो रूम उसे खा गया। राज को मेंटली पेशेंट घोषित कर दिया गया और होटल ब्लैक पाइन का रूम नंबर 309 हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन कहते हैं हर साल उस तारीख पर उस रूम में फिर वही गाना सुनाई देता है, 309 309, मेरी मौत का गवाह। ऐसी ही हॉरर स्टोरियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। आज की स्टोरी सस्पेंस से भरी हुई स्टोरी है। बंद कमरे का रहस्य। शहर से दूर पहाड़ियों पर बसा था एक पुराना हवेली नुमा घर, शांतिवन कोठी। वर्षों से वीरान पड़ा ये घर अब फिर से चर्चा में था, क्योंकि फेमस राइटर विवेक शर्मा ने उसे किराए पर लिया था। वे यहाँ अपनी अगली बुक लिखने आए थे, एक सस्पेंस नॉवेल। विवेक ने जब कोठी देखी तो पहली ही नज़र में उसे कुछ अजीब लगा। कोठी के दाईं ओर एक पुराना दरवाज़ा था जिस पर जंग लगी ताले जड़े थे और उस पर धूल की मोटी परत थी। मालिक ने सिर्फ इतना कहा, उस कमरे को खुलवाने की जरूरत नहीं है, वैसे भी उसमें कुछ नहीं है। पर एक लेखक के लिए कुछ नहीं का मतलब होता है कुछ खास। पहला हफ्ता, शुरुआत के कुछ दिन तो सब नॉर्मल रहा। विवेक सुबह लिखते और शाम के पास वाले गांव में घूमने जाते। लेकिन 7वें दिन अजीब घटनाएं शुरू हुई। रात को अक्सर ऐसा लगता जैसे कोई भारी चीज़ उस बंद रूम में अंदर ही अंदर घिसट रही हो।
एक रात किताबें अपने आप जमीन पर गिरने लगी। एक औरत की धीमी सी कहराने की आवाज़ सुनाई दी। विवेक डर गया, लेकिन उसने तय किया अब इस रहस्य को सुलझाना ही होगा। अगर आप स्टोरी में यहाँ तक बने हुए हैं तो इसका मतलब आपको स्टोरी अच्छी लग रही है। तो रिक्वेस्ट करती हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गांव का सच। अगली सुबह वह गांव गया और कोठी के पुराने नौकर रामू काका से मिला। बहुत मनाने के बाद काका ने बताया, साहब वो कमरा पहले मालिक की बेटी विभा का था। वो एक गायक से प्रेम करती थी, पर घर वालों को मंजूर नहीं था। विभा को उस कमरे में बंद कर दिया गया और एक दिन उसकी चीखें बंद हो गई हमेशा के लिए। पुलिस आई थी? विवेक ने पूछा। नहीं साहब, परिवार ने कहा वो भाग गई, मगर गांव में कोई नहीं मानता इस बात को। उस रात विवेक ने साहस किया। उसने हथौड़ा उठाया और पुराने दरवाजे का ताला तोड़ दिया। कमरा धूल से भरा था, लेकिन दीवार पर एक पुराना रिकॉर्ड प्लेयर पड़ा था। उसमें एक बेहद करुण गीत बजने लगा और उसमें एक बेहद मधुर संगीत बजने लगा। गीत के साथ ही कमरे में ठंडी हवा होने लगी। दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। दीवारों पर एक लड़की की परछाई दिखी। उसने कुछ कहा नहीं, सिर्फ देखा और फिर गायब हो गई। अगले दिन विवेक को कमरे में एक डायरी मिली, विभा की लिखी हुई। आखिरी पन्ने पर लिखा था, मुझे माफ़ कर देना, मैंने किसी से कोई गलती नहीं की, सिर्फ प्यार किया। अगर कभी कोई मेरी आवाज़ सुने तो उसे मेरी कहानी ज़रूर दुनिया को बताना। विवेक ने अपनी किताब पूरी की। किताब का नाम रखा गया बंद कमरे का रहस्य। किताब में विभा की पूरी कहानी थी, सबूतों के साथ। मीडिया में हंगामा मच गया। कोठी के उस कमरे की खुदाई हुई और वहाँ से एक कंकाल मिला, विभा का। आज भी जब कोई लेखक शांतिवन कोठी के पास जाता है तो रात में एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है। धन्यवाद मेरी कहानी बताने के लिए। साल था 2019। सर्दियों की कपकपाती रात। कोलकाता से पटना जाने वाली एक लेट नाइट पैसेंजर ट्रेन प्लेटफॉर्म पर धीरे धीरे आकर रुकी। ज़्यादातर डिब्बे खाली थे, बस कुछ ही लोग थे जो इस ठंड में सफ़र कर रहे थे। राहुल, एक 25 साल का युवक, ऑफिस के काम से लौट रहा था। उसने S2 कोच में अपनी सीट ली और मोबाइल पर कुछ गाने सुनते हुए बाहर अंधेरे को निहारने लगा। ट्रेन जैसे ही स्टेशन से चली, उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत सफ़ेद साड़ी में लिपटी, उलझे बाल और आंखों में अजीब सा सोनापन लिए डिब्बे में चुपचाप चढ़ आई। वो औरत बिल्कुल शांत थी, ना किसी से बात की, ना किसी की सीट पर बैठी, बस कोच के दरवाजे के पास जमीन पर पालथी मारकर बैठ गई। राहुल को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। आधी रात हो चुकी थी। डिब्बे में अब गहरी खामोशी थी। तभी राहुल को लगा जैसे कोई उसे घूर रहा हो। उसने नज़र उठाई तो देखा वो बूढ़ी औरत अब उसे घूर रही थी, बिना पलके झपकाए। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो राहुल को अंदर तक डरा रहा था। वो डर के मारे सीट पर जम गया। तभी औरत के होठ हिले, मगर आवाज़ नहीं निकली। पर राहुल के कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज़ गूंजने लगी। तू दिखता है तो सुन सकता है। ट्रेन का अगला स्टॉप आने वाला था, लेकिन गाड़ी अचानक रुक गई बीच जंगल में। अब डिब्बे की लाइट्स चमकने लगी। बाकी यात्री भी डर के मारे उठ खड़े हुए, पर किसी की नज़र उस बूढ़ी औरत पर नहीं जा रही थी। सिर्फ राहुल उसे देख पा रहा था। अचानक वो बूढ़ी औरत उठी और राहुल के करीब आकर बोली, तू मेरी जगह लेगा? राहुल डर के मारे चीख पड़ा। 50 साल पहले उसी ट्रेन में एक बूढ़ी औरत की हत्या कर दी गई थी। उसके शव को दरवाजे के पास से फेंक दिया गया था। तब से हर साल सर्दियों में वो आत्मा उसी कोच में लौटती है, एक नया शरीर तलाशने। हर बार कोई नया यात्री उसे देखता है और फिर अगली बार वो खुद भूतनी बनकर उस डिब्बे में बैठा होता है। अगले दिन न्यूज़पेपर में खबर छपी, एक युवक की लाश ट्रेन के डिब्बे में मिली। आंखें खुली थी और चेहरा डर से सख्त था, पर किसी ने नहीं देखा। उस डिब्बे में अब एक नई बूढ़ी औरत बैठी थी, बिल्कुल शांत
उसी दरवाजे के पास। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज मैं बहुत टाइम बाद एक और स्टोरी पर काम कर रही हूँ। पिछले कुछ दिनों मेरा मन नहीं किया कोई स्टोरी लाने का या बनाने का, क्योंकि ना व्यूज़ आ रहे हैं ना ही लाइक आ रहे हैं। शायद आपको मेरी स्टोरियाँ अच्छी नहीं लगती। कुछ ने कमेंट कर कर बताया कि मुझे किन कमियों पर सुधार करना चाहिए, तो मैं वो कमियों के सुधार के साथ ही आई हूँ। शायद अपने आप को एक मौका देने कि शायद इस बार मेरी स्टोरी कुछ लोगों तक पहुँच पाए। यूट्यूब मेरी स्टोरी को कुछ उन लोगों तक पहुँचा दे जो हॉरर स्टोरियाँ सुनते हैं। इसीलिए मैंने आज फिर एक और स्टोरी बनाने का फैसला किया। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आखिरी डिलीवरी। रात की ड्यूटी थी। राहुल एक फूड डिलीवरी बॉय था जो मुंबई की गलियों में देर रात तक ऑर्डर पहुंचाया करता था। उसके लिए नौकरी बस एक जरिया थी पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए, लेकिन उसे नहीं पता था कि एक रात की ड्यूटी उसकी ज़िंदगी बदल देगी। उस दिन बारिश हो रही थी, सड़कें खाली थी, रात के 12 बजे थे जब उसे एक अजीब सा ऑर्डर मिला। हाउस नंबर 47 रॉयल हेरिटेज अपार्टमेंट, मलाड वेस्ट ऐप पर नोट था। ये जो मैंने अभी बताया वो एड्रेस था वहाँ का। डिलीवरी का दरवाज़ा मत खटखटाना, खाना दरवाजे के पास रख कर चले जाना, ऐसा उस मैसेज में लिखा था। राहुल को अजीब तो लगा, पर बारिश में देर तक रुकना उसे मंजूर नहीं था। वह निकल पड़ा। जब वह उस रहस्यमय अपार्टमेंट तक पहुंचा तो वह जगह सुनसान थी। इतनी बड़ी बिल्डिंग और एक भी लाइट ऑन नहीं थी। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसे लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। हाउस नंबर 47 की ओर बढ़ते ही ठंडी हवा का झोंका आया और उसका फोन एकाएक बंद हो गया। दरवाजा पहले से थोड़ा सा खुला हुआ था। राहुल ने धीरे से खाना बाहर रखा और वापस मुड़ने लगा। तभी पीछे से किसी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, रुको, तुम तो अंदर आए ही नहीं। राहुल का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने पीछे देखा, वहां कोई नहीं था। अंदर की सच्चाई। उत्सुकता और डर के बीच फंसे राहुल ने दरवाजा और खोला। अंदर एक पुराना सा कमरा था। दीवारों पर फटी हुई पेंटिंग्स, टूटी कुर्सियां और एक कोने में पड़ी थी एक बूढ़ी औरत की तस्वीर जिस पर माला चढ़ी थी। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने डर से झटके से पीछे देखा। वहां एक बूढ़ी औरत खड़ी थी जो उसकी ओर मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, तुम बहुत समय से इंतजार कर रहे थे, है ना? अब समय आ गया है। राहुल कुछ समझ पाता उससे पहले ही वह औरत गायब हो गई। राहुल डर के मारे भागा और सीधा पुलिस स्टेशन गया। पुलिस ने पहले उसे पागल समझा, लेकिन जब उन्होंने जांच की तो सामने आया हाउस नंबर 47 पिछले 5 सालों से बंद था। वहाँ रहने वाली वृद्धा की मौत डकैती में हो गई थी और उसका केस अब तक अनसुलझा था। राहुल के बताने पर जब पुलिस ने जगह की तलाशी ली तो पुराने तहखाने से लाशें मिली और चोरी किया गया गहना भी। अखबारों में राहुल की बहादुरी की खबर छपने लगी, लेकिन उसके मन में अभी भी एक सवाल था, वह आवाज़ किसकी थी और उसे किसने बुलाया था। एक रात उसे फिर से उसी नंबर से ऑर्डर आया, रॉयल हेरिटेज हाउस नंबर 47। इस बार नोट था, धन्यवाद मेरी आत्मा को शांति देने के लिए। राहुल मुस्कुराया। कभी कभी डिलीवरी सिर्फ खाने की नहीं होती, बल्कि अधूरी कहानियों को पूरा करने की भी होती है। ये स्टोरी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही और ज़्यादा हॉरर स्टोरियाँ ला सकूं। आज जो मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रही हूँ वो एक नागा साधु की है जिसे लोग कालजयी योगी कहते थे। एक ऐसा साधु जो हर महाकुंभ में आता था,
लेकिन उसके होने या ना होने का कोई प्रूफ नहीं था। सालों से प्रयागराज के महाकुंभ में एक ऐसा ही रहस्यमय कथा गूंजती आ रही है। कहते हैं हर बार कुंभ मेले में एक ऐसा नागा साधु आता है जो हमेशा एक जैसा ही दिखता है। उसकी उम्र न बढ़ती है और न ही घटती है। उसकी आंखों में एक अद्भुत तेज होता है और उसके आसपास अजीब घटनाएं होती हैं। इस बार भी कुंभ का मेला पूरी भव्यता के साथ सजा था। गंगा के किनारे अनगिनत तंबू लगे थे। अखाड़ों के साथ साधु संत अपने शिष्यों के साथ आए थे। जगह जगह हवन कुंड चल रहे थे और वातावरण में मंत्रों की गूंज फैली हुई थी। इसी बीच एक रात कुछ लोगों ने देखा कि संगम तट पर एक नागा साधु आया है। वह नंगे पैर था, अपने शरीर पर केवल भभूत लगाए हुए था। उसकी आंखें गहरी और रहस्यमयी थी, मानो उसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हो। लोग हैरान हो गए, ये साधु कौन है और ये कहाँ से आया है? किसी ने उससे पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन फिर भी कुछ बुजुर्ग नागा बाबा उसे देखकर कांप उठे। यह वही है, एक बूढ़े साधु ने कहा। यह पिछले महाकुंभ में भी आया था और उससे पिछले में भी, लेकिन कैसे? 12 साल में उसकी उम्र वैसी ही कैसे थी? उस रात कुछ श्रद्धालु और नागा साधु यह देखने के लिए घाट पर ठहरे कि वह रहस्यमय योगी कौन है। आधी रात को जब पूरा मेला सो रहा था, तब उसने अपनी आंखें बंद की और गंगा के किनारे बैठकर ध्यान करने लगा। फिर अचानक गंगा की लहरें तेज हो गई। हवा में एक अजीब सी गूंज होने लगी। ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। जो भी वहां मौजूद था वह इस चमत्कार को देखकर डरने लगा। तभी वह साधु उठा और धीरे धीरे जल में प्रवेश करने लगा। जैसे ही वह गंगा के जल को छुआ, जैसे ही उसने गंगा के जल को छुआ, उसकी देह से एक सुनहरी आभा निकली और वह जल में विलीन हो गई। सारे श्रद्धालु और साधु घाट की ओर भागे, लेकिन वहां कुछ नहीं था। वह साधु गायब हो चुका था। अगली सुबह महाकुंभ में यह घटना आग की तरह फैल गई। हर कोई उस नागा साधु के बारे में ही बात कर रहा था। तभी एक वृद्ध तपस्वी जो पिछले कई दशकों से कुंभ में आ रहे थे, बोले, ये कोई साधारण साधु नहीं है, इसकी कहानी बहुत पुरानी है। उन्होंने बताया कि 100 साल पहले एक युवा सिद्ध योगी ने कठिन तपस्या की थी। कहा जाता है कि उसने काल को जीत लिया था और अमरत्व प्राप्त कर लिया था। लेकिन फिर एक दिन वह अचानक गंगा में समा गया और कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ गया। कुछ लोग कहते हैं कि वह योगी अमर हो गया और जब भी महाकुंभ आता है तो वह प्रकट होता है, लेकिन यह केवल उन्हीं को दिखाई देता है जिनका मन शुद्ध होता है। 12 साल बीत गए, फिर से महाकुंभ आया और लोग पहले से ही इस रहस्यमय साधु की प्रतीक्षा कर रहे थे। पूर्णिमा की रात जब हजारों लोग संगम में स्नान कर रहे थे, तब अचानक वही साधु प्रकट हुआ। वही आंखें, वही तेज, वही बबूत से ढका हुआ शरीर। कुछ साहसी साधुओं ने आगे बढ़कर उससे पूछा, हे महायोगी, आप कौन हैं? साधु मुस्कुराया और केवल इतना कहा, मैं वही हूँ जो काल से परे है। जब तक गंगा बहती रहेगी मैं आता रहूंगा। फिर वह उसी तरह गंगा में समा गया था। लोग इस घटना को देखकर चकित रह गए। कुछ विद्वानों ने इसे एक चमत्कार कहा, कुछ साइंटिस्ट ने इसे एक चमत्कार कहा, कुछ ने इसे सिद्ध योगी की लीला माना, लेकिन कोई ये समझ ही नहीं पाया यह साधु कौन था। आज भी जब महाकुंभ आता है तो श्रद्धालु संगम के किनारे यह देखने के लिए खड़े रहते हैं कि वही नागा साधु फिर तो प्रकट नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं कि वह अमर है, कुछ लोग कहते हैं कि वह गंगा का रक्षक है, लेकिन सच्चाई ये है कि कोई नहीं जानता वह कौन था। और जब अगला महाकुंभ आएगा तो शायद वह फिर से प्रकट हो। क्या आप उसे पहचान पाएंगे? अगर आप कभी महाकुंभ जाएं तो गंगा के तट पर अवश्य जाएं। शायद आप भी किसी रात जल के किनारे बबूत से लिपटे उस नागा साधु को खड़ा देखें। पर सवाल यह है कि आप उसे पहचान पाएंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
रितु और आप सुन रहे हैं रितु की कहानियाँ। आज की कहानी है हाईवे का छलावा। एक रात, एक सफर। रात के 12:30 बज रहे थे। घना अंधेरा चारों ओर फैला हुआ था। पंजाब से राजस्थान जा रहे ट्रक ड्राइवर रवि ने अभी अभी एक ढाबे से चाय पीकर अपने सफर को फिर से शुरू किया था। ट्रक की हेडलाइट्स जैसे ही सड़क पर पड़ती, सामने का धुंधला रास्ता डरावना लगने लगता। पूरे हाईवे पर एक भी गाड़ी नहीं थी, सिर्फ हवा की सिसकती आवाजें और जंगल की सरसराहट साथ थी। रवि को ऐसे रास्तों की आदत थी, लेकिन आज कुछ अलग था। हवा में एक अजीब सी गंध थी और मन में बेचैनी। करीब 1 बजे जब रवि एक वीरान मोड़ से गुजर रहा था, उसने देखा सड़क किनारे एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, खुले बाल और चेहरा झुका हुआ। उसने हाथ हिलाकर रुकने का इशारा किया। रवि ने ट्रक धीरे किया और पास जाकर पूछा, मैडम, इतनी रात को यहाँ सब ठीक तो है? औरत ने सिर उठाया नहीं, बस धीमी आवाज में बोली, थोड़ा आगे छोड़ देंगे क्या? मेरी मदद कर दीजिए। रवि को थोड़ी दया आई। हालांकि उसका मन मना कर रहा था, लेकिन इंसानियत के नाते मान गया। औरत ट्रक में चुपचाप बैठ गई। उसकी उपस्थिति से ट्रक के भीतर ठंड बढ़ गई। रवि ने ध्यान दिया, उसकी सांसें अब धुंधला कांच बन रही थी। करीब 2 किलोमीटर चलने के बाद रवि ने पूछा, आपका गांव कौन सा है? मैं छोड़ देता हूँ। कोई जवाब नहीं आया। उसने शीशे में देखा, पीछे की सीट खाली थी। उसका गला सूख गया, पसीना ठंड में भी बहने लगा। ये क्या माजरा है? उसने कांपते हुए सोचा। और तभी ट्रक का इंजन खुद ब खुद बंद हो गया। हेडलाइट्स फड़कने लगी। ट्रक बीच सड़क पर रुक गया। रवि ट्रक से उतरा और पास में लगे एक जर्जर साइन बोर्ड को देखा। उस पर मिट्टी जमी हुई थी, लेकिन उसने हाथ से साफ किया और पढ़ा, इस मोड़ पर 10 साल पहले एक औरत की रहस्यमयी मौत हुई थी। रात को उसका भूत यहाँ दिखता है, सावधान रहें। रवि के पैरों की तले जमीन खिसक गई। अचानक पीछे से एक सांस उसकी गर्दन को छूती है। उसने पलट कर देखा, वही औरत अब उसके ठीक पीछे खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा दिख रहा था, बिल्कुल जल चुका था, आंखें लाल और मुंह से खून रिसता हुआ। रवि ने जान बचाकर ट्रक की ओर दौड़ लगाई, लेकिन ट्रक के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। हेडलाइट्स बार बार जल बुझ रही थी। औरत अब हवा में तैरती हुई उसकी ओर बढ़ रही थी। वो चिल्लाया, भगवान बचाओ। वो जंगल की ओर दौड़ गया। कांटों और झाड़ियों से उसका शरीर कटता गया, लेकिन डर इतना गहरा था कि दर्द महसूस नहीं हो रहा था। कुछ दूरी पर एक झोपड़ी से हल्की रोशनी आ रही थी। रवि वहां गया। बूढ़े बाबा ध्यान लगाए बैठा था। उसने रवि को देखा और कहा, तो उस मोड़ से आया है ना? तुझे उस औरत ने देखा है? रवि ने हाँ में सिर हिलाया। बाबा बोले, वो इस इलाके की रुखसाना थी। एक रात उसके साथ ट्रक ड्राइवर ने बलात्कार कर उसे मार दिया और झाड़ियों में फेंक दिया। तब से उसकी आत्मा इस मोड़ पर भटकती है, हर उस ड्राइवर को तलाशते हुए जिसने उसके साथ बुरा किया हो। रवि ने कांपते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस उसे मदद कर रहा था। बाबा ने एक लोटे में गंगा जल छिड़ककर रवि पर फेंका और ताबीज पहनाते हुए बोला, जा बेटा, आज तो तू बच गया, लेकिन याद रख, अगली बार उस मोड़ से मत गुजरना। सुबह होते ही रवि ने देखा, उसका ट्रक वहीं खड़ा था। दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन भीतर कुछ था। एक सफेद साड़ी कीचड़ से सनी हुई और सीट पर खून के निशान। रवि ने बिना कुछ सोचे ट्रक स्टार्ट किया और वहां से निकल गया। उसने कसम खाई, अब वह कभी रात को उस हाईवे पर सफर नहीं करेगा। आज भी नेशनल हाईवे 47 के उस मोड़ पर लोग रुकने से डरते हैं। कहते हैं जो भी अकेला ट्रक ड्राइवर वहां से रात को गुजरता है, उसे एक औरत दिखाई देती है जो मदद मांगती है, लेकिन वो मदद मांगती नहीं, बदला लेती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।